चले मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। असल में लाइट चली गई थी तो वाईफाई था तो फिर वो बंद हो गया, मोबाइल का भी और इसका भी। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था, 7 लोग हैं अभी, अगर कोई आ गया तो ज्वाइन कर लेगा, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दी। तो मैं ये कह रहा था कि जो किंगडम फंजाई है हमारा, उसके अंदर हमारे पास 4 डिवीजन हैं, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, और जो इनमें फिट नहीं आते उनको हमने रखा हुआ है ड्यूटेरियोमाइकोटा के अंदर। लेकिन अगर हम सारे के सारे फंजाई की बात करें, आपको पता है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो फंजाई लाइक होते हैं, अगर हम उनको भी इंक्लूड कर लें फंजाई में और सारे फंजाई की बात करें, तो फिर हम इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं किंगडम माइकोटा, यानी जितनी भी फंजाई है वो सारी की सारी। तो अगर हम उनको भी इंक्लूड कर लें तो इन 4 डिवीजन के अलावा ये जो जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ड्यूटेरियोमाइकोटा के अलावा है 3 हमारे पास ग्रुप्स और हमें मिलते हैं डिफरेंट बुक्स में जो हमें पढ़ाए जाते हैं। अब फंजाई इसके अलावा भी हैं, लेकिन नॉर्मली हमें 3 ग्रुप्स और पढ़ाए जाते हैं। उनमें से एक तो ये है काइट्रिडोमाइसीड्स, जो यहाँ लिखा हुआ है, ये हम पढ़ते हैं बुक्स के अंदर। इसके अलावा एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं ओमाइकोटा, 2 हो गए, और तीसरा होता है हमारे पास मिक्सोमाइकोटा। तो 3 ग्रुप ये फंजाई के और 4 ग्रुप वो जो एक्चुअली किंगडम फंजाई के अंदर हैं। तो टोटल 7 ग्रुप्स या 7 डिवीजन आप या 7 फाइलम्स कह लें फंजाई के, हमें डिफरेंट बुक्स में पढ़ने को मिलते हैं। कुछ हमने एफएससी में पढ़े, कुछ हमने जाके पेपर ए में पढ़े, और कुछ हमने आगे जाके मास्टर्स में पढ़े। सो एक जनरल ओवरव्यू के लिए एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि ये 7 मेन ग्रुप्स हैं फंजाई के। अब इनकी डिटेल्स हमने आगे डिस्कस करनी है। तो इसकी क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी जब मैं ये डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा था, तो ये मैंने मुनासिब समझा कि आप सब लोगों को एटलीस्ट ये आइडिया हो कि ये 7 मेन ग्रुप्स हैं जो हम मुख्तलिफ बुक्स में पढ़ते हैं। अब इस क्लासिफिकेशन के हवाले से किसी ने अगर कोई बात करनी है या मुझसे अगर कोई डिफ़र करता है तो मुझे बताए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक्चुअल किंगडम फंजाई के अंदर हमारे पास ये जो 4 ग्रुप है ना, एस्को, बेसिडियो, जाइगो और ड्यूटेरियोमाइकोटा, ये एक्चुअल फंजाई हैं, यानी जो किंगडम फंजाई के अंदर है। फंजाई की हमने बेसिक डेफिनेशन जो की हुई है वो ये है कि इनकी सेल वॉल में काइटन होता है। तो ये जो चारों ग्रुप हैं इनकी सेल वॉल में काइटन होता है। अब जो बाकी 3 है, ओमाइकोटा, मिक्सोमाइकोटा और काइट्रिडोमाइकोटा, इनको हमने फंजाई से अलहदा ही इसलिए रखा है क्योंकि इनका कोई ना कोई करैक्टर फंजाई से मैच नहीं करता था। कंसीडर हम उन 3 ग्रुप्स को भी फंजाई में ही करते हैं, लेकिन साइंटिफिक जो है क्लासिफिकेशन, उसमें हमने उनको प्रोटिस्टा में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उनके जो करैक्टर्स हैं वो मैच नहीं करते। हाँ जी, ओ माइकोटा प्रोटिस्टा में है, मिक्सो माइकोटा भी प्रोटिस्टा में है, और काइट्रिडो माइकोटा भी प्रोटिस्टा में है। और चले मैं आगे चलने लगा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। जनाब अली, लाइकन्स बनाते हैं, आपको पता है फंजाई माइकोराइजा भी बनाते हैं। 95% ऑफ वास्कुलर प्लांट्स जो हैं वो माइकोराइजा में इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बगैर उनकी जो सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में इनका बड़ा रोल है लाइकन्स का। आपको पता है कि जब सक्सेशन होती है तो उसकी अर्ली स्टेजेस भी ये जाके हेल्प करते हैं फॉरेस्ट बनाने में। बायो इंडिकेटर्स हैं, बायो रिमेडिएशन में हेल्प करते हैं। 200 स्पीशीज है मशरूम की जो एडिबल है, मॉरल्स उनकी एग्जांपल है। एक जेनर है उसको ट्रफल्स कहते हैं, वो भी खाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्पीशीज जैसे कि यीस्ट है, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, ये फूड इंडस्ट्री में यूज होती हैं। सिट्रिक एसिड एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसिड है जो एस्परजिलस से हमें मिलता है। लाइकन से हमें कुछ खास तरह के नेचुरल डाइज मिलते हैं। बायोलॉजिकल रिसर्च में यीस्ट बहुत ज़्यादा यूज होती है। इसके अलावा ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको एमसीक्यूज में भेजा था कि जो यीस्ट है वो पहला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था जिसका जीनोमिक सीक्वेंस कंप्लीटली स्टडी किया गया था। अब यीस्ट के अलावा एक और फंजाई है जो ज्यादातर
अच्छा, यीस्ट के अलावा एक और फंजाई है जो ज्यादातर बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज होती है और उसका नाम है न्यूरोस्पोरा। उसका नाम है जी न्यूरोस्पोरा, ये लिखा हुआ इसका नाम। अच्छा, इसको हम पिंक मोल्ड भी कहते हैं और ये भी जेनेटिक सर्च में यूज होती है। इसके अलावा जिब्रेलस जो हमारा हार्मोन है, ये एक फंजाई है जिब्रेला, उससे ये ऑब्टेन किया जाता है। अगर जब हमें चाहिए हो तो ये जिब्रेला से ऑब्टेन किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी डिजीजेज हैं जो फंजाई की वजह से होती हैं। रस्ट है, स्मट है, पाउडरी माइल्ड्यू है, पोटैटो विल्ट है। इनकी डिटेल हमने आगे जाके पढ़नी है। लास्ट पॉइंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में है जी कि 15 से 50% फ्रूट लॉस होता है हर साल फंजाई की वजह से। अच्छा जी, फुल नेम है जिब्रेला फ्यूजिकोरा। गुड हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे लगे कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हवाले से आप लोगों को पता होना चाहिए एमसीक्यूज में। अगर हम आगे चलें तो अगला हमारा टॉपिक है जी एनिमल डिजीजेस। कुछ एनिमल्स की भी डिजीजेज है जो फंजाई की वजह से होती हैं, जिनमें रिंगवर्म बड़ी मशहूर है और एथलीट्स फुट, ये दोनों बीमारियां सेम ही हैं। इम्परफेक्ट फंजाई की वजह से होती है, मतलब ये ऐसे फंजाई की वजह से होती हैं जो जो ड्यूटीरोमाइकोटा में है। तो इस बीमारी में पाँव में इन्फेक्शन हो जाता है, जो उंगलियां हैं उनके दरमियान। एक और बीमारी है कैंडिडिएसिस। दिस इज एक्चुअली द ऑरल और वेजाइनल थ्रश। ऑरल कैविटी में या वेजाइना में इस बीमारी के अंदर रैशेज हो जाती हैं और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज कैंडिडा अल्बिकन्स। अच्छा, हम आगे चले तो एक बीमारी है एस्परजिलोसिस। ये लंग्स का इन्फेक्शन है और एक स्पीशी है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ये सिर्फ उन उन लोगों में होती है जो एड्स से सफ़र कर रहे होते हैं। अब जब वो एड्स से सफ़र कर रहे होते हैं तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बड़ा वीक होता है। तो उस कंडीशन में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो है वो एस्परजिलोसिस की बीमारी कॉज करती है। अगला पॉइंट हमारे पास है एफ्लाटॉक्सिन्स का। ये बुनियादी तौर पर टॉक्सिन्स हैं, जहर हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं और एक एस्परजिलस की ही स्पीशी है एस्परजिलस फ्लेवस, वो इनको रिलीज करती है और ये इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लास्ट बीमारी है जी एर्गोटिज्म। ये नर्वस डिसऑर्डर कॉज करती है। इस बीमारी के अंदर नर्वस डिसऑर्डर होता है एंड इट इज कॉज्ड बाय ईटिंग अर्गट कंटेमिनेटेड ब्रेड। अब अर्गट एक स्पीशी है फंजाई की, अगर वो ब्रेड को इन्फेक्ट कर दे और वो ब्रेड हम लोग खा लें तो उसकी वजह से अर्गोटिज्म की बीमारी हो जाती है। ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब मैं आ गया हूँ फाइलम्स के ऊपर। वन बाय वन हम सारे फाइलम्स डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों ने ज़रा हिम्मत करनी है। अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल 23 पेजेस हैं और मैं 8वें पेज में हूँ, तो 15 पेज अभी हमारे पास बाकी हैं। इंशाल्लाह हमने उनको कवर कर लेना है जनाब 5 बजे तक। तो 5 बजे तक जो है आप लोग हिम्मत करके बैठिए। हाँ जी, ब्रेड के ऊपर जो है वो एक्सपायरी डेट लिखी होती है 5-7 दिनों की, तो वो आप लोग देख के परचेज किया कीजिए। उसके बाद जो है वो उसके ऊपर फंगस का अटैक हो सकता है। और ये सिर्फ जो है अर्गट फंगस नहीं है, और भी बहुत सारी फंगस की टाइप्स हैं। आपने पेंसिलियम का पढ़ा हुआ है कि वो अटैक करती है ब्रेड के ऊपर, वो भी ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको। अच्छा, साइमा सिद्दीक मेरा ख्याल आ गई हैं मीटिंग में, मुझे देखने दे ज़रा। हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, मिक्सोमाइकोटा पहला फाइलम, इनको हम स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं। मैंने स्माइल लिख दिया है तो कोई बात। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि इनका ताल्लुक किंगडम प्रोटिस्टा के साथ है। इस पूरे ग्रुप के अंदर आप कह लें कि 2 जेनरा हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जेनरा का नाम है प्लाज्मोडियोफोरा और दूसरे जेनरा का नाम है स्पोंजोफोरा। तो पेपर ए के अंदर, क्योंकि हम फॉलो पेपर ए को कर रहे हैं, सो पेपर ए के अंदर सिर्फ प्लाज्मोडियोफोरा का जिक्र है। सो मैंने भी सिर्फ प्लाज्मोडियोफोरा ही यहाँ पर डिस्कस किया। इसके अलावा मिक्सोमाइकोटा का एक और इम्पोर्टेंट मेंबर है, आई थिंक फाइटोफथोरा इन्फेस्टन, वो मुझे फर्क करेक्ट कर देना, वो भी मिक्सोमाइकोटा का ही मेंबर है। वो मास्टर्स में हमने कहीं पढ़ा था, लेकिन अब क्योंकि वो पेपर ए में नहीं था तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। अगर हम मास्टर्स तक पहुँच गए तो फिर हम उसको पढ़ लेंगे। अच्छा, ये प्लाज्मोडियोफोरा अब एक जीनस है। इसके अंदर एक ही स्पीशी होती है जिसका नाम है जी प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिकी। अब नाम से जाहिर है
कि अब इसका कोई ब्रासिकेसी फैमिली के साथ ताल्लुक होगा। सो ये ब्रासिकी फैमिली का पैरासाइट है, ये जो एक अकेली स्पीशी है, और एक डिजीज कॉज करती है जिसका नाम है फिंगर एंड टो डिजीज। इस डिजीज के अंदर रूट्स स्वेल हो जाती हैं और क्लब की तरह बन जाती हैं, क्लब लाइक। क्लब, ये मैंने सर्च भी किया था, मुझे फिर भूल गया कि क्लब का क्या मतलब होता है, क्लब शेप का। मुझे मीनवाइल बता दीजिएगा अगर किसी को पता हो तो। अगर हम इस स्पीशी में रिप्रोडक्शन की बात करें तो पहला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके अंदर एक स्पेशल किस्म की स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिनको हम क्रैंकिथशियड कहते हैं। अब ये क्या है कि एक ये जो फंजाई है, अब सबसे पहले जाके इसने प्लांट के ऊपर अटैक करना है, इसने कर दिया और किसी एक सेल को जाके इन्फेक्ट कर देगी। अब उस सेल को हम होस्ट सेल कहेंगे ऑब्वियसली, जिसके ऊपर फंजाई ने आके अटैक किया है। वो होस्ट सेल अपना साइज बड़ा करना शुरू करता है और बहुत बड़ा सेल बन जाता है। जब उसका साइज काफी बड़ा हो जाता है तो फिर वो डिवीजन स्टार्ट करता है। पहले बड़ा बनता है, साइज बढ़ाता है, फिर डिवीजन स्टार्ट करता है। अब फर्ज कर लें उसने डिवाइड करके 20 सेल बना दिए। अब जब वो सेल डिवाइड कर रहा होता है तो साथ ही साथ अब जब वो सेल डिवाइड कर रहा होता है तो साथ ही साथ ये जो फंगस जिसने अटैक किया होता है वो भी डिवाइड कर रही होती है। 20 सेल बन जाते हैं, 20 ही जो ऑर्गेनिज्म है इस प्लाज्मोडियोफोरा के बन जाते हैं, और वो वन बाय वन हर एक सेल के अंदर जाके इंजेक्ट हो जाते हैं या उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। अब वो एक सेल के अंदर हमारे पास 20 सेल तैयार हो गए जो इन्फेक्टेड है। नाउ दिस ग्रुप ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स, इनको हम क्रैंकिथशियड कहते हैं। इन सारे सेल्स के ग्रुप को हम क्रैंकिथशियड कहते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो इस प्लाज्मोडियोफोरा के अंदर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो स्पोर्स बनते हैं जी इनके अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में। वो स्पोर्स जो हैं उनका नाम है ज़ूओस्पोर्स। अलजी से हम ये बात लेके आ रहे हैं कि ज़ूओस्पोर्स वो स्पोर होते हैं जिनमें फ्लैजेला होते हैं और ये मोटाइल होते हैं। अच्छा, एक और तरीका है इनमें मिक्स बीबा फॉर्मेशन का, और तीसरा तरीका है आप बल्कि मेथड एक ही है, आई एम सॉरी। ज़ूओस्पोर बनते हैं पहले, फिर वो ज़ूओस्पोर जो है वो मिक्स अमीबा में चेंज हो जाते हैं। ये एक डेवलपमेंटल स्टेज है, और फिर जो मिक्स अमीबा है वो अल्टीमेटली प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाता है जो कि मेच्योर सेल होते हैं और फिर आगे डिजीज कॉज कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इनके हम गैमीट्स हैं उनको नाम देते हैं जी प्लेनोगैमीट्स का। मैंने कल भी ये बात की थी कि ज़्यादातर स्पीशीज के अंदर या ग्रुप्स के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मेथड ऑफ सेक्स और रिप्रोडक्शन होना है ना जी, वो ऑलमोस्ट सेम होना है। तो अगर कहीं मैंने मेथड ऑफ सेक्स और रिप्रोडक्शन मेंशन नहीं किया या नहीं लिखा तो उसका मतलब ये है कि यहाँ रिप्रोडक्शन जनरल तरीके से हुई है कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुई, उसके बाद जाइगोट बना और जो है वो स्पोर में कन्वर्ट हो गया उसके बाद, और उससे आगे स्पोरोफाइट बन गई। सो जहां कहीं मुझे लगा कि डिफरेंस है सेक्स और रिप्रोडक्शन के मेथड में, या कहीं कोई नई चीज हो रही है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो मैंने मेंशन की है। जहां मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जनरल था वहां फिर मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हमारी तैयारी तो बेसिकली एमसीक्यूज बेस्ड हो रही है ना। सो प्लाज्मोडियोफोरा के हवाले से गैमीट्स के नाम आपने याद रखने हैं हर स्पीशी के हवाले से। ये ऑलमोस्ट हर ग्रुप के अंदर गैमीट्स के नाम डिफरेंट है। अब प्लाज्मोडियोफोरा के केस में हम गैमीट्स को कहते हैं प्लेनोगैमीट्स। मेल गैमीट को भी प्लेनोगैमीट कहते हैं और फीमेल गैमीट को भी प्लेनोगैमीट ही कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है, दो होती हैं जी जनरेशन हमारे पास, एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और एक हैप्लॉइड गैमीटोफाइट। मैं कल ये कह रहा था कि अलजी के 8 ग्रुप्स में से 7 में से हमारे पास 2 ग्रुप्स ऐसे थे जिनके अंदर हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिली। और जी, अच्छा, हम बात कर रहे थे
कि पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि एलजी के 7 ग्रुप हैं और उनमें से सिर्फ 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। एक फियोफाइटा था और एक जो आज जो कल हमने स्टडी किया रोडोफाइटा। इन दोनों के अंदर होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बाकी जो 5 ग्रुप्स हैं उनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती, उनके अंदर सिर्फ एक ही जनरेशन होती है। सो जो फंजाए हैं इनमें ऑलमोस्ट सारे ग्रुप्स के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। एक इनकी लाइफ का फेज हैप्लॉइड होता है और दूसरा इनकी लाइफ का फेज डिप्लॉइड होता है। तो अब क्योंकि ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों फेजेस हैं फंजाई के अंदर, सो हम कहते हैं कि इनके अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो मौजूद होती है, दैट्स प्रेजेंट। अगला हमारा ग्रुप है ओमाइकोटा। ये फरज ने मुझे करेक्ट कर दिया था कि ओमाइकोटा का मेंबर है फाइटोफथोरा इन्फेस्टा, लेकिन अगेन वो पेपर में इंक्लूडेड नहीं है। अगर किसी ने पढ़ना हो तो अपने तौर पर पढ़ सकता है इंटरनेट से। अच्छा, इनको हमने नाम दिया हुआ है, इनको हमने नाम दिया है जी वाटर मोल्ड्स का। अब सवाल ये कि इनको वाटर मोल्ड क्यों कहते हैं। इनके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी स्पीशीज वो वाटर लविंग है, या वो उन जगहों पर होती हैं जहाँ ह्यूमिडिटी लेवल हवा में जो पानी का लेवल है, वेपर्स का लेवल है, वो बहुत ज़्यादा होता है। सो बिकॉज ऑफ देयर वाटर लविंग नेचर वी से दैट दीज आर वाटर मोल्ड्स। इनका एक बड़ा स्पेशल करेक्टर, इनके एग्स का बहुत लार्ज साइज का होना है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एग फंजाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज ओगोनिया। इनके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिनको हम एग्स भी कहते हैं, ये काफ़ी बड़े होते हैं। सो इस वजह से इनको एग फंजाई भी कहते हैं। कुछ बुक्स में मुझे इनकी तादाद 500 स्पीशीज मिली और कुछ बुक्स में इनकी तादाद मुझे 800 स्पीशीज मिली। अच्छा, इनके 2 मेजर ग्रुप्स हैं, एक तो वाटर मोल्ड्स और दूसरे डाउनी माइल्ड्यू। अब ये जो डाउनी माइल्ड्यू हैं, ये वाली फंजाई, ये भी प्लांट्स में डिजीजेस काज करते हैं और उस डिजीज को भी हम नाम डाउनी माइल्ड्यू का ही देते हैं। ये हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये एसेप्टेट होते हैं कि इनकी क्रॉस वॉल्स में सेप्टा नहीं होते, इनके हाइफी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। ये आपने थोड़ा याद रखना है। अभी जो अगले ग्रुप हमने पढ़ने हैं उनमें भी सेप्टेट और एसेप्टेट की डिफरेंशिएशन आनी है। सो अगर आप फंजाई के ग्रुप्स को के बारे में ये थोड़ा याद रख लेंगे कि कौन से सेप्टेट वाले कौन से एसेप्टेट वाले, तो आपको एमसीक्यूज में आसानी हो जाएगी। अच्छा, इनकी क्लासिफिकेशन के में ना 2 ऑर्डर्स हैं। एक तो ऑर्डर है पिथियल्स और एक ही है पिरोनोपोरेल्स। हाँ, तो आई थिंक ये पिरोनोपोरेल के अंदर फाइटोफथोरा इन्फेस्टन होता है। पिथियल जो ऑर्डर है उसकी एक जो इंपॉर्टेंट जेनरा है हमारे पास, दैट इज एक्चुअली पिथियम। जो पिथियम है इसकी एक स्पीशी है पिथियम डेब्राइनम। पिथियम डेब्राइनम एक डिजीज काज करती है प्लांट्स के अंदर जिसको हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। अब ये हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ये पूरा फाइलम जो है, यानी ये जो पूरा ग्रुप है, इसके अंदर जो हाइफी हैं वो ए सेप्टेट होते हैं। सो पिथियम में भी ए सेप्टेट ही होंगे और ये हाइफी ब्रांच्ड होते हैं। पिथियम पैरासिटिक होता है लेकिन इसमें होस्टोरिया नहीं होते। कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि होस्टोरिया पैरासिटिक फंजाई के ऐसे ऑर्गन्स हैं जो वो अपने होस्ट के साथ अटैच होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो ये एक बड़ी यूनिक फंजाई है कि जो है तो पैरासिटिक लेकिन इसके पास होस्टोरिया नहीं होते। डिजीज साइकिल जनाब अली कि ये डिजीज कॉज कैसे करता है। अब सबसे पहले क्या होगा कि फंजाई है तो इसके हाइफी होंगे। हाइफी प्लांट के अंदर स्टोमेटा के थ्रू एंटर होते हैं। एंटर हो गए, अब जब एंटर हो जाएंगे तो प्लांट का जो सेल है वो कोलैप्स कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। जब प्लांट का सेल डैमेज करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा लीफ डैमेज कर जाएगा और प्लांट जो है वो ज़मीन पे गिर जाएगा, इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड। अब उस प्लांट के ज़मीन पे गिरने को के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं डैम्पिंग ऑफ। सो इस फंजाई की वजह से प्लांट की डैम्पिंग ऑफ हो जाएगी। अब पहले तो ये अटैक करके उस प्लांट को मारेगा, जब तक प्लांट का सेल मरेगा नहीं तब तक ये उससे फूड लेता रहेगा, डायरेक्ट उसकी फूड यूज़ करता रहेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। और जैसे ही प्लांट मर जाएगा ये अपनी पैरासिटिक नेचर से चेंज करके अपने आप को आ जाएगा सेप्रोफाइटिक नेचर के ऊपर कि प्लांट अब डाई कर गया है, अब तो प्लांट मजीद फूड प्रोड्यूस कर नहीं रहा। सो ये डायरेक्टली प्लांट की फूड नहीं यूज़ कर सकता। अब ये सेप्रोफाइटिक नेचर पे जाके प्लांट को डीकम्पोज करना शुरू कर देगा और उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। सो अर्लियर इन द लाइफ साइकिल बेसिकली इट वाज बिहेविंग एज पैरासाइट, लेकिन जब प्लांट सेल मर जाता है तो फिर उसकी ये फूड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अगर हम पिथियम में रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूओस्पोर्स के थ्रू होती है।
आम तौर पर ज़ूओस्पोर्स जो है ना जी, उनकी जो शेप है वो राउंडेड होती है नॉर्मली, लेकिन पिथियम के ज़ूओस्पोर थोड़े स्पेशल होते हैं और इनकी शेप किडनी की तरह होती है, बीन शेप्ड आप कह सकते हैं। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कोनिडिया के थ्रू भी होती है और अप्लानोस्पोर्स के थ्रू भी होती है। मैं जल्दी से रिपीट कर दूं, अप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, ज़ूओस्पोर जो है वो मोटाइल स्पोर होते हैं, और जो कोनिडिया है ये ऐसे स्पोर होते हैं जो कि टिप्स पे जाके बनते हैं, यानी स्पोरेंजिया के अंदर नहीं बनते बल्कि टिप्स पे बनते हैं। सेक्स और रिप्रोडक्शन जी, अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे कि ओमाइकोटा में तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एग होता है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होगी वो ओगैमस होगी, यानी ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें फीमेल ऑर्गन एग होता है और मेल ऑर्गन जो है वो एंथ्रीडिया या आप स्पर्म उसको कह लें वो होता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद ओस्पोर बनेगा और वो जर्मिनेट करेगा और अल्टीमेटली जो है वो अगली जो जनरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ दिस हैपेंस। हम आ गए हैं अपने तीसरे फाइलम के ऊपर। हमजा ये एनोटेशन बंद कर दो, जब तुम एनोटेशन करके उसको कोई भी मार्क करते हो तो फिर ये सब लोगों को नजर आता है। चले, अभी मैंने दो फाइलम डिस्कस कर लिए हैं और इन दोनों फाइलम्स का ताल्लुक किंगडम प्रोटिस्टा से था। हम जो हमारी एक्चुअल फंजाए हैं उस पर नहीं पहुंचे। जो पहला हमारे पास किंगडम है, किंगडम फंजाए का, सॉरी फाइलम है किंगडम फंजाए का, दैट इज द ज़ाइगोमाइकोटा। अब इनके हवाले से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे मिले हैं ना, जो इन इन चारों फाइलम्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो मैंने लिखे, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। अब पहली बात, ज़ाइगोमाइकोटा का कॉमन नेम है मोल्ड्स। हम मोल्ड्स का लफ्ज़ फंजाई के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन इन एक्चुअल टर्म्स मोल्ड्स हम ज़ाइगोमाइकोटा के मेंबर्स को कहते हैं। अब इनका नाम ज़ाइगोमाइकोटा इसलिए है जी क्योंकि इनके अंदर एक बड़ा स्पेशल किस्म का स्पोर बनता है जिसको हम ज़ाइगोस्पोर कहते हैं। जब ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर ज़ाइगोट बनता है तो वो डिप्लॉयड फॉर्म में ही एक स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको ज़ाइगोस्पोर कहते हैं, और ये स्पोर थिक वॉल्ड डोरमेंट स्ट्रक्चर होती है जो काफ़ी अरसे तक डोरमेंट रहती है और फिर जाके अपने आप को जर्मिनेट करवाती है। अच्छा, वो माइकोटा में हमने जी पढ़ा कि वो ए सेप्टेट हैं, सेम उसी तरह ये जो ज़ाइगोमाइकोटा हैं इनके हाइफी भी ए सेप्टेट होते हैं। तो आप ज़रा ये सीक्वेंस बनाते जाइए कि हमारे पास दो ग्रुप्स ऐसे आगे हैं जिनके हाइफी ए सेप्टेट होते हैं, ओ माइकोटा के भी और ज़ाइगोमाइकोटा के भी। हाइफी हैप्लॉइड हैं, जनरली नॉर्मली हाइफी हैप्लॉइड होते हैं फंजाई के, उनमें डिप्लॉयड फेज आता है लेकिन वो बड़े शॉर्ट टर्म के लिए आता है और नॉर्मली वो हैप्लॉइड होते हैं। अच्छा, 1% ऑफ डिस्क्राइब्ड स्पीशीज जो है वो टोटल फंजाई की, उनका ताल्लुक ज़ाइगोमाइकोटा से है जी। और यहाँ मैंने दो एग्जांपल्स का जिक्र किया है, एक राइजोपस और दूसरी म्यूकर, इन दोनों का ताल्लुक ज़ाइगोमाइकोटा के साथ। अब पहले हम जरा म्यूकर की बात कर लेते हैं। 3000 स्पीशीज हैं टोटल जो म्यूकर के जीनस के अंदर हैं। म्यूकर जो है जी ये ब्लैक किस्म की स्पोर्स प्रोड्यूस करता है अपने लाइफ साइकिल के दौरान, जो कि ब्लैक मैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसीलिए हम म्यूकर को ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। अब मोल्ड का नाम तो इस वजह से है ना क्योंकि ये ज़ाइगोमाइकोटा का मेंबर है, और ब्लैक मोल्ड इसलिए क्योंकि इसके जो स्पोर्स का जो कलर है वो ब्लैक होता है। सो उन दोनों लफ्ज़ों को मिला के हमने म्यूकर का नाम रख दिया हुआ है ब्लैक मोल्ड। तो इम्पोर्टेंट बात है, याद रखिएगा। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अप्लानोस्पोर्स के थ्रू होती है। नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा म्यूकर और उनके थ्रू जो है ये आगे डिवाइड कर जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इनमें एक एक डिफरेंट सा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और उसको हम कहते हैं ओइडिया फॉर्मेशन। अब जब ये म्यूकर ओइडिया बना रहा होता है उस टाइम पे हम म्यूकर की जो स्ट्रक्चर है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज टोरूला स्टेज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट द टाइम व्हेन द म्यूकर इज डेवलपिंग ओइडिया, उसको हम टोरूला कहते हैं। अब ये ओइडिया कुछ इस तरह के होते हैं जी, ये आप एक हाइफी फर्ज कर लें या स्पोरेंजियो हाइफी का स्पोरेंजियो फोर फर्ज कर लें, जिसके ऊपर ओइडिया जो है वो एक स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, और जब वो पूरे डेवलप कर जाते हैं तो फिर बाद में वो डिस्पर्स कर जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डाईशियस होते हैं ये। डाईशियस का मतलब है कि जो मेल हाइफी होगा वो और होगा और फीमेल हाइफी और होगा, दोनों स्ट्रेन्स एक ही माइसीलियम पे नहीं होंगी, माइसीलिया डिफरेंट होंगे, हेट्रोथैलिक है। मेल फीमेल माइसीलिया डिफरेंट होंगे।
अच्छा, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होंगे लेकिन फिजियोलॉजिकली सेम होंगे। अब ये बात को समझने की कोशिश करते हैं हम कि शेप, शक्ल, अपीयरेंस उनकी सेम होगी दोनों माइसीलिया की, मेल माइसीलिया और फीमेल माइसीलिया दोनों की। शेप, मॉर्फोलॉजी उनकी सेम होगी बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे, यानी जो उनका बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा। अच्छा, इनको फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं मेल फीमेल से नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव से। पॉजिटिव स्ट्रेन जो असल में है वो मेल स्ट्रेन होती है और नेगेटिव स्ट्रेन जो है वो फीमेल स्ट्रेन होती है। अब अगेन मैंने गैमीट्स की यहाँ नाम लिखे हुए हैं कि जाइगोमाइकोटा का जो म्यूकर है उसको गैमीट्स को कोइनोगैमीट्स कहते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा मिक्सोमाइकोटा के केस में, आपको जल्दी से रिमाइंड करवा दूं, मिक्सोमाइकोटा के केस में हमने पढ़ा कि उनके जो गैमीट्स हैं उनको हमने प्लेनोगैमीट्स कहा था। फिर ओमाइकोटा के केस में हमने पढ़ा कि इसके गैमीट्स होते हैं एंथ्रीडिया और ओगोनिया, एग जो होता है। अब हम तीसरे किंगडम पे आ गए हैं जो कि हमारे पास जाइगोमाइकोटा है। अब इसमें जो गैमीट्स हैं उनको हम कोइनोगैमीट्स कहते हैं। तो ये गैमीट मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद जाइगोट बन जाता है। अब इसके जाइगोट की जी दो वॉल्स होती हैं, एक को एक्सोस्पोर कहते हैं और हम जो अंदर वाली है उसको एंडोस्पोर कहते हैं। एक्सो एंडो का तो आपको पता ही है, एक्सो आउटसाइड और एंडो इनसाइड। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस जनाबे अली इस ग्रुप की, म्यूकर की, जिसमें 3000 स्पीशीज है। ये एक डिजीज काज करता है जिसको हम कहते हैं म्यूक्रोसिस। ये म्यूक्रोसिस लंग्स की एक डिजीज है, बुनियादी तौर पे ये एक एलर्जिक रिएक्शन है और ये जाके ब्रोंकाई को डैमेज करता है। इसके जो स्पोर है म्यूकर के वो बड़े छोटे होते हैं और वो हवा में जो है वो आसानी से जो है जी वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस के जरिए स्पोर्स हमारे लंग्स में चले जाते हैं और लंग्स का एक बहुत छोटा यूनिट है ब्रोंकाई जिसको हम कहते हैं, ये जाके ब्रोंकाई को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, उसमें एलर्जी काज कर देते हैं। हमारे हो गए 3 ग्रुप्स, बाकी 4 ग्रुप्स हमारे रह गए। अभी यहाँ तक अगर किसी का सवाल है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है जी, चले आगे। अभी लाइकेंस का टॉपिक आना है, वैसे सबसे ज्यादा एस्कोमाइकोटा के मेंबर है। सबसे ज्यादा एस्कोमाइकोटा के मेंबर हैं, कुछ बेसिडियोमाइकोटा के भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर जो लाइकेंस में है वो एस्कोमाइकोटा का है। लाइकेंस का टॉपिक वैसे मैंने आज इंक्लूड किया है इसमें, तो अभी आगे आ जाएगा। सवाल पूछते रहा करें तो मुझे अंदाज़ा हुआ करे कि आप लोग जाग रहे हैं। बाज़ औक़ात फिर मैं जो है वो हिम्मत हार जाता हूँ कि शायद ये सारे म्यूट पे लगा के जो है वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। चले, बहरहाल आगे चलते हैं। एस्कोमाइकोटा हमने शुरू करना है। इस मीटिंग के हमारे 10 मिनट रह गए हैं, तो जैसे ही ये 40 मिनट पूरे होंगे ना, आप सारों ने फ़ौरन से दोबारा ज्वाइन करना शुरू करना है, क्योंकि इस वक्त हम हैं पेज नंबर 12 पे, हमारे 11 पेजेस अभी बाकी हैं। अच्छा जी, मोस्ट एडिबल फंजाई, ये अभी हम आगे जब जहाँ जाएंगे ना, तो जिस ग्रुप्स में जिसमें आता है ना वो क्या उसको कहते हैं, मशरूम्स आती हैं, वो बेसिडियो माइकोटा। हाँ जी, जो बेसिडियो माइकोटा है ना, जिसमें मशरूम्स इंक्लूडेड है, राइजोपस वगैरह, उसके सबसे ज़्यादा मेंबर हैं जो एडिबल है। नहीं, वो अगेरिकस है, मशरूम अगेरिकस है। हाँ जी, तो अगेरिकस बेसिडियो माइकोटा में है, तो सबसे ज़्यादा एडिबल फंजाई जो है वो बेसिडियो माइकोटा में होगी। चले, हम आ गए एस्कोमाइकोटा के ऊपर। 8 मिनट रह गए, मुझे उम्मीद है मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा एस्कोमाइकोटा को। तो अच्छा जी, इसको सैक फंजाई कहते हैं। इनके अंदर ना स्पेशल सैक्स बनते हैं, अभी वो हम उनको पढ़ेंगे। सो उन सैक्स को कहते हैं एस्काई, और उस एस्काई के नाम की वजह से इस ग्रुप का हमने नाम रखा हुआ है एस्कोमाइकोटा।
सबसे बड़ा ग्रुप आई थिंक यही है, इसमें 60,000 स्पीशीज होती हैं और सबसे ज्यादा लाइकन्स भी एस्कोमाइकोटा ही बनाते हैं। अब देखिए इसके हाइफी सेप्टेट होते हैं, ऊपर जाइगोमाइकोटा के भी ए सेप्टेट और ओ माइकोटा के भी ए सेप्टेट, लेकिन एस्कोमाइकोटा के हाइफी सेप्टेट 50% लाइकन्स और माइकोराइजा बनाते हैं। तो वो उस क्वेश्चन का मेरा ख्याल है आंसर हो गया है। अच्छा, इनके अंदर सैक प्रोड्यूस होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम एस्काई कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये बाद में जाके फ्रूटिंग बॉडीज बनाती हैं जिनको हम एस्कोकार्प कहते हैं। तो एस्काई से ही एस्कोकार्प का नाम है। इनमें यीस्ट भी इंक्लूडेड है इनकी एग्जांपल्स में, मॉरल्स भी, ट्रफल्स भी। अच्छा, अब ये मॉरल्स और ट्रफल्स भी एडिबल है। सो ये हमें देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा एडिबल फंजाई का जो नंबर है वो कौन सी ग्रुप में है, एस्कोमाइकोटा में है या बेसिडियोमाइकोटा में है। मोस्ट एडिबल फंजाई तो अगैरिकस ही है, ये तो कंफर्म है। यानी एक स्पीशीज जो सबसे ज्यादा खाई जाती है दैट इज अगैरिकस, और वो बेसिडियोमाइकोटा में है। लेकिन अगर हमने नंबर की बात करनी है कि बाय नंबर कौन सा ग्रुप आगे है, तो फिर ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी तो मॉरल्स और ट्रफल्स है ना, और ये मॉरल और ट्रफल्स भी खाए जाते हैं। अच्छा, इस ग्रुप में ना यीस्ट भी है। यीस्ट आपको पता है कि यूनिसेलुलर होता है। अच्छा, यीस्ट आपको पता है कि यूनिसेलुलर होता है। सो मैं कल ये कह रहा था कि फंजाई की क्लासिफिकेशन का ताल्लुक बुनियादी तौर पर यूनिसेलुलर होने से या मल्टीसेलुलर होने से नहीं है, और ना ही इस बात से है कि हाइफी यीस्ट में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। हाइफी जो है वो प्रेजेंट है फंजाई के अंदर या नहीं प्रेजेंट। अब क्योंकि यीस्ट जो है ये नॉन हाइफल फंजाई होती है, इसको फिर भी हमने एस्कोमाइकोटा के अंदर रखा हुआ है जो कि एक हाइफल फंजाई का ग्रुप है। सो क्लासिफिकेशन इस बेस पे हम नहीं कर सकते कि हाइफी है या नहीं है। अच्छा, सेक्स और रिप्रोडक्शन जी कैसे होती है समझने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर एस्कोमाइकोटा के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्स और रिप्रोडक्शन। यानी मेल फीमेल गैमीट बनेंगे, वो फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट जो है ये एक स्पेशल किस्म की स्ट्रक्चर बनाएगा। गुड क्वेश्चन। अब ये मैं सोचता हूँ कि इनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे है। अभी हम तब तक टॉपिक कंक्लूड कर लेते हैं, फिर किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। यानी एक बात तो ये हमें कंफर्म है ना कि हाइफी की बेस पे नहीं है कि फंजाई हाइफल है या नॉन हाइफल है, इस बेस पे तो नहीं है। और फंजाई को हमने वो प्रोटिस्टा वाले फंजाई से इसलिए सेपरेट किया हुआ है क्योंकि इनके अंदर काइटन होती है। ठीक है जी। तो अभी फिर हम सोचते हैं जब तक हमारा लेक्चर एंड होता है कि ये किस बेस पे है क्लासिफिकेशन। ये सवाल मेरे से इनमें नहीं आया वैसे कि किस बेस पे है। चले, अच्छा। तो मैं ये कह रहा था कि जब सेक्स और रिप्रोडक्शन होती है तो एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्स और रिप्रोडक्शन इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिनको हम एस्कस कहते हैं। नाउ दिस डिस्टिंग्विशेस दिस फाइलम फ्रॉम अदर्स। और किसी भी फाइलम के अंदर सेक्स और रिप्रोडक्शन में जाइगोट के बाद स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं बनती, स्काई नहीं बनते, इनमें बनते हैं। और उन स्काई के अंदर स्पेशल स्पोर्स होते हैं जिनको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। सिर्फ एक स्पीशी ऐसी है पूरे एस्कोमाइकोटा के अंदर, ये देखिए मैंने उसका नाम लिखा है कैंडिडा एल्बिकन्स। ये याद करें वो बीमारी कॉज करती थी, हम पीछे पढ़ के आए हैं, कैंडिडियोसिस। सिर्फ इस स्पीशी के अलावा सारे के सारे एस्कोमाइसीड्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। जो कैंडिडा एल्बिकन्स है वो हैप्लॉइड नहीं होती, वो डिप्लॉइड होती है। अच्छा, और इनके अंदर मेटिंग टाइप्स जो हैं वो दो होती हैं। जस्ट लाइक सेक्सेस इन एनिमल्स, जैसे हमारे अंदर मेल्स और फीमेल्स होते हैं, इसी तरह इनके अंदर अगर हम मेटिंग टाइप्स की बात करें तो वो दो होती हैं। एस्कोकार्प्स, एस्कोमाइकोटा के अंदर अभी मैं ऊपर बात कर रहा था कि फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं एस्कोमाइकोटा के अंदर जिनको हम एस्कोकार्प्स कहते हैं। तो उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं बेस्ड ऑन देयर शेप, उनकी शेप के हवाले से डिफरेंट टाइप्स हैं। सो पहली टाइप है जी एपोथीशियम, ये एस्कोकार्प की टाइप्स है। हाँ जी, हो सकता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बेस पे, सेक्स और रिप्रोडक्शन की बेस पे इनको क्लासिफाई किया जाता हो, या हम गूगल मार लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, पहली टाइप है एपोथीशियम। एपोथीशियम एक ऐसी फ्रूटिंग बॉडी है जो ओपन होती है और कप शेप्ड होती है। दूसरी टाइप है क्लेस्टोथीशियम, ये स्फेरिकल या राउंडेड शेप की होती है। अब कप में और स्फेरिकल शेप में फर्क होता है, ये याद रखिएगा। कप जो है वो ओपन होता है और स्फेरिकल शेप जो है वो ओपन नहीं होती।
तो और दूसरी बात क्लेस्टोथीशियम के बारे में ये है कि ये कंप्लीटली क्लोज्ड होती है। तीसरी टाइप एस्को कार्प की है हमारे पास पेरिथीशियम, ये फ्लास्क शेप्ड होती है, थोड़ी सी इलोंगेटेड, और ये क्लोज्ड होती है। लेकिन एक इसमें पोर होता है जिसको हम ओस्टियोल कहते हैं। हाँ जी, देख लेना फिर, ये मेहनतें हैं हमारी कि हमने चीज़ें वो इंक्लूड की हैं जो यूई के टेस्ट में आ रही हैं। अच्छा, तो और चौथी जो है फ्लोटिंग बॉडी की टाइप एस्कोमाइकोटा में, दैट इज एस्कोस्ट्रोमा। तो पहली जरा तीन में दोबारा रिपीट करता हूँ, एपोथीशियम कप शेप, क्लेस्टोथीशियम स्फेरिकल, और पेरिथीशियम फ्लास्क शेप इलोंगेटेड। अच्छा, चौथी जो है एस्कोस्ट्रोमा, ये ट्रू फ्रूटिंग बॉडी नहीं है, याद रखिए, ट्रू फ्रूटिंग बॉडी नहीं है। इसमें क्या होता है, स्ट्रोमा, अब जो माइसीलियम के अंदर की जो जगह है ना, माइसीलियम का जो मैट्रिक्स है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के अंदर एक कैविटी के अंदर ही एस्काई बन जाते हैं, यानी एक नई फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती। माइसीलियम की जो अपनी स्पेस है, माइसीलियम का जो अपना मैट्रिक्स है, उसके अंदर ही एस्काई प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें हम उस किस्म के एस्काई को एस्को स्ट्रोमा कहते हैं। ये ट्रू फ्रूटिंग बॉडी नहीं है। तो ये चार किस्म की फ्रूटिंग बॉडीज हैं जिनको हम एस्कोमाइकोटा में पढ़ते हैं। सो बेस्ड ऑन स्पीशी ये फ्रूटिंग बॉडी की टाइप डिफरेंट होगी हर एक एस्कोमाइकोटा के अंदर। अभी हमारी जो पहली एग्जांपल हमने डिस्कस करनी है एस्कोमाइकोटा के हवाले से, दैट इज पेंसिलियम, एंड द सेकंड वन विल बी सैक्रोमाइसिस। टाइम रह गया 1.5 मिनट। 1.5 मिनट में नहीं ये टॉपिक होना, सो मैं ना अभी मीटिंग को कर रहा हूँ क्लोज। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ। जैसे मैं एंड करूँ विद इन 30 सेकंड आप सारे कोशिश करें कि आप सारे ज्वाइन कर लें। ठीक है जी। अच्छा, पैराफाइसिस किस में नहीं मैंने डिस्कस की, एस्कोमाइक फ्रूटिंग बॉडी। अच्छा, जो पैराफाइसिस है ना वो कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं है। यानी हम चले क्लेस्ट्रोथीशियम की अगर बात करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, फ्रूटिंग बॉडी नहीं है। फ्रूटिंग बॉडीज की ना साइडों के ऊपर कुछ स्टीराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, यानी आप ऐसे कह लें कि ये वो बाल से होते हैं, वो उनको हम पैराफाइसिस कहते हैं। उनका रिप्रोडक्शन में रोल नहीं होता। ये टर्म आगे कहीं ना कहीं आ जाएगी पैराफाइसिस की, मुझे उम्मीद है कि मैंने कहीं ना कहीं लिखी होगी। ये स्टीराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं पैराफाइसिस, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ प्रेजेंट होती हैं, आगे पीछे ऊपर या नीचे। स्टीराइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, स्टीराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स के साथ प्रेजेंट होती हैं या उनको बाजू का प्रोटेक्ट भी कर रही होती हैं। चलें, अभी ये एंड होने वाला सेशन, आप सारे अभी दोबारा जल्दी से ज्वाइन करें।